नमस्कार, मैं संजीव चंदन स्त्रीकाल में आपका स्वागत है और विजय सोनवने जी हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। हाँ, आप एडजस्ट हो लीजिए। आप विजय सोनवने सर सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं और बेहद करीब नजर रखते हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर भी, और अम्बेडकरवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। स्त्री काल के दर्शक थोड़े थोड़े परिचित भी हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कई सारी चीजें होती हैं, थोड़ी चिंतित करने वाली चीजें जो कांग्रेस को लेकर के। देखिए, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को बदल देने की, कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को एक फुले अम्बेडकरी लाइन दे दी जाए, कांग्रेस का बहुजनकरण किया जाए। ये राहुल गांधी की कोशिश है, या राहुल गांधी कई बार ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। इस कोशिश को अंजाम देने वाली जो उनकी टीम है, हम लोग अगले 40-45 मिनट में उस पर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के करीबी नेता के वीडियो के हवाले से। वो वीडियो देखेंगे, वीडियो में कही गई बातें देखेंगे और कांग्रेस की जो एक ऐतिहासिक बीमारी है उस बीमारी पर बात करेंगे। राहुल गांधी यदि उस बीमारी का ऑपरेशन कर पाने में सफल हुए तभी बहुजनकरण होगा, अदरवाइज संभव नहीं है। नहीं तो बात सिर्फ होते रह जाएगी और राहुल के इरादों पर भी सवाल उठने शुरू होंगे। अब तक तो मेरे जैसे लोग राहुल गांधी के पैटर्न पे सवाल उठाते हैं, फिर इरादों पे भी सवाल होने लगे, तो उस पर बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं जयराम रमेश का एक वीडियो है जो थोड़ा वायरल भी है। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं के बीच में जो बात की है जाति गणना को लेकर के, और जो कांग्रेस को श्रेय देने की कोशिशों में क्या क्या झूठ बोला है, क्या क्या ऐतिहासिक अपराध किए हैं, उन सब पर बात करेंगे। जयराम रमेश, अब बाकी बातें और आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि भाजपा ये कांग्रेस में बहुत सारे बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं। पिछले दिनों कल ही कांग्रेस में असित नाथ तिवारी नाम के एक शख्स ने ज्वाइन किया। वो 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी में अब अचानक से कोई घटना को या तो इंतजार कर रहे होंगे या जो भी हो, मसला संवेदित होने का है। क्योंकि एक बच्ची, हम जानते हैं दलित बच्ची, जो पटना में अपने बलात्कार से पीड़ित थी और इलाज के अभाव में जिसने दम तोड़ दिया, उसके बारे में आवाज उठाने पर असित नाथ तिवारी का कहना है कि उनकी पार्टी ने उन्हें वो पोस्ट हटाने के लिए कहा और उन्होंने नहीं हटाया। और उसके बाद वो सीधे कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे दूसरे दिन और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब देखिए, इस पर ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग तो बात करने वाले हैं आज जयराम रमेश जी के वीडियो पर, आज जयराम रमेश के झूठ पे, कांग्रेस में राहुल गांधी किन लोगों से घिरे हुए हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात, ये है असित नाथ तिवारी, लाल कपड़े वाले। इन्होंने ज्वाइन कर लिया बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जी अध्यक्ष के साथ कांग्रेस। पहले भी ये कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, थोड़े दिन पहले ये विकसित भारत के प्रधानमंत्री का, ये इनके ही फेसबुक से, दोनों चीजें हम वहां से लेकर के आ रहे हैं, इनके ही फेसबुक वॉल से मैं दिखा रहा हूं। विकसित भारत क्या ये के लिए बीजेपी ज्वाइन करने का आह्वान कर रहे थे। तो क्या राहुल गांधी ऐसे साफ करेंगे बीजेपी का आईटी सेल, स्लीपर सेल? लेकिन आज का विषय हमारा ये विषय नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ताओं को एड्रेस करते हुए, इनके जो कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं जयराम रमेश, और बहुत ही पावरफुल नेता हैं आजकल कांग्रेस को प्रवक्ताओं की टीम ही चला रही है। राहुल जी के इर्द सारा कुछ, बिहार में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें भी मैं देखता हूं कि अक्सर कई प्रवक्ता यहाँ आते रहते हैं। तो उन्होंने प्रवक्ताओं के एक सम्मेलन में जो बातें कही है, जरा हम लोग उस पर सुनेंगे। क्या झूठ है, क्या सच है, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कृपा कहां अटकी हुई है कांग्रेस की।
राहुल गांधी यदि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इरादों पर भी शक होने लगेगा। सबसे पहले वीडियो का वो हिस्सा देखते हैं हम लोग, जहां जयराम रमेश सबसे रहे। जयराम रमेश कह क्या, जिस पर बार बार मुझे पूछा जाता है आप लोगों से, मीडिया से, कास्ट सेंसस क्यों और कास्ट सेंसस का माने क्या है। दूसरा सवाल जो किसी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में इसका विरोध किया है, अब अचानक आप इसका, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, विकास की शुरुआत होनी है, पहला पंचवर्षीय योजना हमें बनाना है। तो इस संदर्भ में जब हम जनगणना कर रहे हैं, हम और समाज को अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम जानकारी नहीं हासिल करेंगे। ये इन्होंने इतनी देर में बताया कि 1951 में जाति गणना क्यों मना कर दिया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब की जानकारी नहीं ली जाएगी। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1951 से लेकर हर एक सेंसस जो किया गया है हर 10 साल को, उसमें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन और आदिवासी की आबादी की पूरी जानकारी ली जाती है। हमारे देश में करीब 1260 शेड्यूल कास्ट्स हैं जो शेड्यूल में है, और करीब 750 शेड्यूल ट्राइब हैं। हर एक शेड्यूल कास्ट की आबादी, हर एक शेड्यूल ट्राइब की आबादी 1951 से ली जा रही है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। नई बात यह है कि ओबीसी की आबादी और जो अन्य वर्ग हैं, जो नॉन ओबीसी, नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, उसकी जानकारी ये जनगणना हासिल करेगी। तो 1951 में जो निर्णय लिया गया था कि हम समाज में जो जातियां हैं, और जाति तो प्रमुख पहचान है हमारे समाज में 4 चीजों से पहचान की जाती है। एक जाति, धर्म, भाषा और प्रांत, यही तो 4 पहचान है। हालांकि आजकल हमारी एक 5वीं पहचान भी हो गई है, वो आधार नंबर, पर वो आधार तो अलग सी पहचान है। पर प्रमुख पहचान हमारे देश में, हमारे समाज में जाति से ही होती है, धर्म, भाषा और प्रांत। तो उस जमाने के जो हमारे नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान सभा में यह तय किया गया था कि हालात सही नहीं है हर एक से जाति पूछना, पर क्योंकि हम आरक्षण दे रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनकी आबादी जरूर लेनी चाहिए। तो यही निर्णय 1951 में हुआ। तो जब सवाल किसी ने किया सवाल कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में तो जानकारी नहीं ली थी, अभी अचानक आप मांग कर रहे हैं। इतिहास ये है, बैकग्राउंड ये है कि सरकार ने जब निर्णय लिया था, उसके कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने इस पर इस्तीफा नहीं दिया, इस पर इस्तीफा नहीं दिया था, और यह घोषणा सरदार पटेल ने 23 फरवरी 1950 को किया था। ये है सर पहला झूठ जो इस वीडियो में जयराम रमेश बोल रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर इस्तीफा नहीं दिया था। जबकि सच्चाई ये है कि 14 जो सितंबर महीने में उन्होंने, 14 सितंबर था शायद, 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रेजिग्नेशन पत्र नेहरू को लिखा, उस पत्र में
और बाद में नेहरू ने उन्हें कहा कि जब ये सत्र चल रहा है, सत्र के अंतिम दिन इसको प्रेजेंट करेंगे, उसके पहले वो मीडिया को दे दिया गया था। तो उसमें उन्होंने डिटेल बात की है रेजिग्नेशन में बहुत सारे विषयों को लेकर। उस पत्र को माना जाता है कि ये हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा है। लेकिन देखिए झूठ क्या है, बाबा साहब ने पहला कारण तो बेहद स्पष्ट बताया है कि नेहरू कैबिनेट में उन्हें प्रॉपर जो उनकी काबिलियत थी उसके अनुरूप जिम्मेवारी नहीं मिल रही थी। पहला कारण हिंदू कोड बिल तो कारण है इस वो डिटेल आगे बात करते हैं, लेकिन पहला कारण यहां से सर शुरू करते हैं। यहां तक कहते हैं कि सबको पता है कई लोग 4-4 पोर्टफोलियो चला रहे थे जिनमें सलाहियत नहीं थी। यहां तक कि कोई मंत्री जब बाहर जा रहा है तो चार्ज तक उन्हें नहीं मिलता है, और वो चाहते थे कि प्लानिंग कमीशन का भी वो बने, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर के तौर पे उतने संतुष्ट नहीं थे। ये पहला कारण। लेकिन जो दूसरा कारण है जहां जयराम रमेश झूठ बोल, ये संकट है कांग्रेस का। कांग्रेस क्या श्रेय लेकर के, दूसरों का श्रेय लेकर के आपको यदि आप प्रॉपर जिसका जो ड्यू है, आपने यदि गलतियां की है, विजय सर यदि आप सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वीडियो फ्रीज हुआ है क्या? नहीं चल है मैं अपनी बात पूरी करके आ रहा हूं आपकी ओर। वीडियो है आपका जी। तो कांग्रेस को जो बात, आप ठीक है, बहुत सारी ऐसी, मैं इसी की और व्याख्या करूंगा। जो भारतीय संविधान ने रिजर्वेशन दिया, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसकी बात आगे जयराम रमेश करेंगे, उसको वो हिस्सा भी दिखाऊंगा, वो उन सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो यहां बड़ा झूठ है, क्योंकि दूसरा ही कारण अपने इस्तीफे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment according to the backward classes and the scheduled castes. वो सबसे पहली बात, सेकंड नंबर पे वो कहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस के साथ, जो आज ओबीसी कहलाता है, और जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो सरकार ट्रीटमेंट कर रही है, वो एक रीजन है मेरे इस्तीफे का। उसमें आगे कहते हैं कि आई वॉज वेरी सॉरी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एम्बॉडी एनी सेफगार्ड्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए संविधान ने कोई प्रावधान नहीं किया, उनकी सुरक्षा, उनके मतलब संवैधानिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए। It was left to be done by the executive government on the basis of the recommendation of a commission to be appointed by the president. वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पे छोड़ा गया था कि एक कमीशन बनाएगी सरकार, और कमीशन बना करके बैकवर्ड क्लासेस के लिए नीतियां बनाएगी, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोर देन अ ईयर हैज इलेप्स्ड सिंस वी पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और लगभग 1 साल हो गया, लेकिन बैकवर्ड क्लास को लेकर के कोई भी प्रावधान, जो मतलब कमीशन आज तक नहीं बना है। बट द गवर्नमेंट हैज नॉट इवन थॉट ऑफ अपॉइंटिंग द कमीशन, और कोई कमीशन इवन गवर्नमेंट सोच भी नहीं रही है स्थापित करने के लिए। ये सीधा बाबा साहब का सेकंड, और उसको वहां से आप जब जाति गणना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर इस्तीफा नहीं दिया था, इस्तीफा का सीधा विषय है, क्योंकि गिनती बैकवर्ड क्लास का ही होना था, और जिसके लिए काका कालेलकर समिति बाद में, इस इस्तीफे के बाद बनता है। तो विजय सर, ये जो है कांग्रेस की ये प्रवृत्ति, और राहुल गांधी को जिन लोगों ने घेर रखा है, पंडित जयराम रमेश और ऐसे तमाम लोग, इतिहास को क्यों डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं? जिसका जो श्रेय है वो श्रेय दो, उसके बाद नेहरू की भी बात करो, नेहरू की भूमिकाओं पर भी बात करो। सोनवने सर, फिर आगे हम और वीडियो दिखाएंगे, आगे के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इस बार मैं ये कहूंगा कि स्वतंत्रता से पहले भी कास्ट का इश्यू हमेशा कैसे अंडर प्ले किया जाए, यही कांग्रेस की मुख्य रणनीति थी। हिंदू मुस्लिम को बड़ी समस्या दिखाकर उसके जो
SC ST के इश्यूज है उसको अंडर प्ले करना, यही उनकी स्ट्रेटेजी रही है और उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे थे। तो SC ST समरस हो जाए और मुसलमान जो है उनको उनके पॉलिटिकल राइट अच्छी तरह से दिए जाए, ऐसा करके सत्ताधारी बनना, यह कांग्रेस की, और जो सवर्ण है उनका भी तुष्टिकरण करना, कोई ऐसी क्रांतिकारी भूमिका नहीं लेना जिससे जाति व्यवस्था को धक्का पहुंचे। ये कांग्रेस की पहले से ही स्ट्रेटेजी है और उसी स्ट्रेटेजी के बदौलत उन्होंने इतने साल राज किया। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण को दबाने के लिए कास्ट का धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाकर कास्ट का इश्यू दबाना, ये पहले से ही वो कर रहे हैं। मगर यह बात 1990 तक चली रही। बिल्कुल देखिए, नेहरू जी के राज्य में भी आपने अगर नेहरू जी की कुछ किताबें, मैंने नेहरू जी की कुछ किताबें पढ़ी है कि नेहरू जी को भी कोई कास्ट का इश्यू निकाले, ये बात अच्छी नहीं लगती थी। कास्ट की बात करना गंदी बात थी उस जमाने में, और जो बात करता था उसी को कास्टिस्ट होने का दोष झेलना पड़ता था। यह मंडल पूर्व काल की वस्तुस्थिति है। इसकी वजह से, और कांग्रेस में जितने भी लोग चुनकर आते थे, विधायक या सांसद, वो सिर्फ कांग्रेस के टिकट की वजह से आते थे। वो चाहे नेहरू जी की बात हो या इंदिरा जी के वक्त की बात हो। और आप देख सकते हैं कि जो अम्बेडकराइट राजनीतिज्ञ थे उनको सिस्टमेटिकली मार्जिनाइज किया, और जो बौद्ध नहीं हुए, ऐसे हिंदू दलित है, उन्हीं को टिकट ज्यादा दिया जाता था। यह इवन स्वतंत्रता से पहले से चल रहा है और यही चलता रहा। और वो जो राजनीतिज्ञ है जिनको कांग्रेस ने पैटर्नाइज किया, अम्बेडकरी स्पिरिट से दूर रखा, वो आज किसी काम के नहीं है कांग्रेस को नजर आया है। तो कांग्रेस की ये जो पॉलिसी थी कि कास्ट इशू दबाकर धार्मिक इशू को आगे करे, ये फेल हो गई है। और अयोध्या के बाद तो कांग्रेस पूरी बेनकाब हो गई है। इस इस्तीफे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते भी हैं, जो आप कह रहे हैं, कि कांग्रेस का जो है मुसलमानों के लिए काम करने में रुचि, हालांकि वो साथ में जोड़ देते हैं कि उससे उनको ऐतराज नहीं है, मुसलमानों के लिए काम करना, इससे उनको ऐतराज नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के मसले पे। जी सर, आप जारी रखें। तो हिंदू मुसलमान इशू ये SC ST का इशू दबाने के लिए किया है, नॉन इशू करने के लिए किया है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो इंदिरा जी के टाइम पे भी हमारे सांसद जो SC ST के सांसद आते थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बात करे कि हमारे जो संविधान में जो हमारे लिए दिया हुआ है आरक्षण वगैरह, वो हम तक पहुंचे। उस वक्त आम प्रैक्टिस थी कि SC के लोग अवेलेबल नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको उनकी जो वैकेंसीज थी वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करके भरना, वो बहुत आम बात थी। तो और उस पे कोई कहते था, ये नॉन फाउंड सुटेबल का जो स्पिरिट है, वो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने जो चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने आरक्षण के ऊपर उनकी जो नापसंदगी थी वो बिल्कुल जाहिर की है। तो आप देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखता है तो मुख्यमंत्री उसका अर्थ क्या निकालेंगे, उनके सेक्रेटरीज क्या अर्थ निकालेंगे, उसका आगे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस को हक है, कांग्रेस ने बहुत सारे, चूंकि सिस्टम में थे और दबाव तंत्र ने यहाँ पर जब दबाव बनाया तो आपने बहुत सारे काम किए, उस काम के इंटरप्रिटेशन का हक कांग्रेस को है। हम लोग आगे और बात करेंगे। एक हिस्सा छोटा सा और जयराम रमेश का देख लेते हैं वीडियो का। जो सारा श्रेय मंडल कमीशन को तो बहुत सामान्य मान के चल रहे हैं, उनके सारे श्रेय बाबा साहब का एक और श्रेय लेने की कोशिश। बीमारी ये है, इस वक्त में भी राहुल गांधी को जो लोग प्लान करते हैं कि राहुल गांधी ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी ही कोशिश जयराम रमेश, तो ये जयराम रमेश की टीम ही करती है। वही दूसरे नेताओं को डिस्क्रेडिट करना, वही कोशिश इस पूरे भाषण में जयराम रमेश अपने प्रवक्ताओं को जो ट्रेंड कर रहे हैं। 3-4 मिनट का एक हिस्सा और दिखाता हूं कि कैसे इतिहास के घटनाओं को नकारना, सच को नकारना। आपको जवाहरलाल नेहरू की जो रियल भूमिका थी, मैं बताता हूं कि उनकी रियल भूमिका क्या थी, और वो प्रोग्रेसिव थी, वो बहुत नकारात्मक नहीं थी। जाति के सवाल पे वो फंस जाते थे, जो विजय सर कह रहे हैं।
लेकिन आप वो न करके आप बाबा साहब का क्रेडिट छीनना चाहते हैं, आप लोहिया का क्रेडिट छीनना चाहते हैं, आप बीपी मंडल का क्रेडिट छीनना चाहते हैं। और संकट ये है कि राहुल गांधी इस वाचिक परंपरा में इन तमाम चीजों को, जो उनके यहाँ बीमारियां हैं, वो बिना ठीक किए हुए लगातार सोशल जस्टिस के स्पेस पे बैटिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जो लोग हैं सोशल जस्टिस के को लेकर के, जो समर्पित लोग हैं, वो भ्रम में भी आ जाते हैं। फिलहाल मैं दिखा रहा हूं, वो देखिए। पहले बात बीजेपी, ये दूसरी बात आती है, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। किसी ने सवाल किया राहुल जी से, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। 1953 को काका साहब कालेलकर आयोग बिठाया गया संविधान के अनुसार। संविधान में प्रावधान आयोग है के बारे में हमने सर कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, हवाला चल रहा संविधान में कहा जाता है सोशली एंड इस्तीफा दिया था। एजुकेशनली पहले बैकवर्ड थोड़ा झूठ क्लास। बोला इन्होंने, जो जयराम रमेश ने। तो उसके लिए काका साहब कालेलकर की समिति बिठाई गई, बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, वो जाति ओबीसी वर्गों के लिए। उन्होंने बाजप्ता काउंटिंग 2 साल बाद उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। आर्टिकल 340 में ये प्रावधान किया इस गया सदस्य के 11, इस आयोग के 11 सदस्य थे। आपने 11 में से 5 लोगों ने असहमति नोट पेश किया। लेकिन अब हम लोग, ये मजेदार बात है, आपको जाननी चाहिए। 5 सदस्य, 11 में से 5 ने कहा कि हम सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। 24:20 से ये है इनका, ये दिखा रहा हूं आपको। जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जब वो प्रधानमंत्री थे, संविधान में पहला संशोधन विधेयक पेश किया पार्लियामेंट में, तब के पार्लियामेंट में। और संविधान में पहला संशोधन किया गया और इसकी खूब आलोचना की नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में 4 महीने पहले। उन्होंने कहा ये स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने यह संशोधन करवाया। तो मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टॉप गैप प्रधानमंत्री हैं तो डॉक्टर अंबेडकर भी स्टॉप गैप लॉ मंत्री थे, तो ये संविधान भी स्टॉप गैप संविधान है, क्योंकि लोकसभा तो 1952 में ही होता है और उसके पहले सब स्टॉप गैप हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा इतिहास समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप देखें हमारे संविधान में, मैं आपसे विशेष विनती करूंगा, अनुच्छेद 15(4) पढ़िए। अनुच्छेद 15(4), आर्टिकल 15(4). ये अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का हक सरकार को देता है। पहले ये नहीं था। आर्टिकल 15(4) संविधान के पहले संशोधन से हमारे संविधान में शामिल किया गया। जब ये विधेयक पेश किया गया तब के पार्लियामेंट में, तब उस पर एक सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ। इस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। बिल्कुल। इसके 17 सदस्य थे और बाबा साहब अंबेडकर इसके सदस्य थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये भी मैं आपको दूंगा। ये मई 24, 1951। इसमें एक सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? 2 साल बाद और 1 साल बाद भारतीय जनसंघ का गठन होता है। ये भाजपा और कांग्रेस का नूरा कुश्ती है। यानी कि भारतीय जनसंघ के जो स्थापक थे, इसमें संकट नहीं। उन्होंने देखिए आगे ये अनुच्छेद क्या 15(4) का विरोध किया था। चलिए। और बदनामी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने ये संशोधन कराया। 15(4) पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान में है तो 15(4) है। इसके बाद 15(5) का जिक्र करूंगा।
पर 15/4 नहीं होता तो आरक्षण असंभव था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया था कि आरक्षण संविधान के खिलाफ है, क्योंकि साफ तरीके से नहीं लिखा गया था कहीं, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण सीटों को लेकर। और इसका एक कारण है, कारण यह है, जो लोग इतिहास जानते हैं, पूना पैक्ट आपको याद होगा, 1932 का पूना पैक्ट, सितंबर, जो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में था, वो आरक्षण को लेकर था, चुनाव के संबंध में, शिक्षा के संबंध में नहीं, रोजगार के संबंध में नहीं, सिर्फ चुनाव को लेकर। इस पूरे वीडियो को जो लोग देखना चाहें जाकर कांग्रेस के उस पर खोज करके देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सर इसमें जो 2-3 मोटी मोटी चीजें, ये वाला जो हिस्सा हमने सुनाया इसलिए सुनाया कि 15/4 का प्रावधान हुआ 3 महीना पहले, बाबा साहब के इस्तीफे के 3 महीना पहले, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को लेकर के पटेल भी रिलक्टेंट थे और नेहरू भी रिलक्टेंट थे। सारा योगदान बाबा साहब ने इस्तीफे तक की धमकी दे दी थी, उस वक्त भी दे दी थी। एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, विजय सर आपको तो पता ही है। दूसरी बात कि 1951 के संविधान संशोधन में कानून मंत्री जो हैं वो नेहरू हैं। इसके पहले हिस्से में इस वीडियो को शुरू में सुनिएगा तो जो गड़बड़ियां हैं उसके लिए वो पूरे कैबिनेट को दोष दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसमें पटेल भी थे, उसमें नेहरू भी थे, उसमें आपके बाबा साहब भी थे, और इन सब ने मिलकर के जाति गणना को रोक दिया था। यानी जो थोड़ी सी गड़बड़ी है, हालांकि वो गड़बड़ी नहीं थी, बाबा साहब ने नहीं रोका था। बाबा साहब तो इस्तीफा में बोल ही रहे हैं कि काउंटिंग के लिए लोग तैयार नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करना था। लेकिन खैर वो झूठ के अलावा वो सबको वहां उस निर्णय के लिए वो सारा कैबिनेट दोषी है। लेकिन 15/4 के संशोधन के लिए अकेले नेहरू जी को श्रेय दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लॉ मिनिस्टर बाबा साहब थे और उनकी सारी मेहनत इसके संशोधन में, आरक्षण को लेकर, और सारे उसमें कई सारे संशोधन के प्रावधान है, लेकिन आरक्षण मेजर इशू था 15/4। इस पूरे वीडियो में, और हम इसको सवाल में भी विजय सर आपसे लेंगे, जो आप खास करके आपने एक बार हमारे यहाँ टिप्पणी भी की थी, जो नरसिम्हा राव सरकार के दौरान जो हुआ। लेकिन इस पूरे वीडियो में कहीं भी के कामराज का नाम नहीं लेते हैं जयराम रमेश, जो तमिलनाडु के एक पहले ओबीसी का नाम लेते हैं, लेकिन के कामराज महाराष्ट्र के पहले ओबीसी नाइक साहब का नाम लेते हैं। लेकिन के कामराज के काम को लेकर के तमिलनाडु में बेहद प्रशंसा है। के कामराज का पता नहीं इंदिरा गांधी से टकराव था, वो वजह है। अर्जुन सिंह का नाम नहीं लेते, इन्हें तो बीपी सिंह तक का नाम लेना चाहिए था। ये मंडल के क्रेडिट को भी खाने की कोशिश है। पूरा वीडियो देखने लायक है। हमारे एक मित्र ने कांग्रेस की प्रशंसा में ये वीडियो भेजा था, मैंने माथा पीट लिया कि ये है मुख्य बीमारी इसको कहते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। फिलहाल तो यहाँ इशू है बाबा साहब का जो आरक्षण दिलवाने का जो श्रेय है, चाहे वो नौकरियों में, वो सब उन नेहरू जी को दिया जा रहा है। जो नेहरू जी, आपको नेहरू जी को क्रेडिट देना है तो कहिए कि साथ में मिलकर काम कर रहे थे। हिंदू कोड बिल की थोड़ी कोशिश की थी, नहीं करवा पाए। आप कहिए कि उनके कैबिनेट में अंततः वो सहमत हो जाते थे, इन दबावों के साथ चले जाते थे। आप ये सब कहते हैं तो चलेगा, लेकिन ये श्रेय जो बाबा साहब को मिलना चाहिए वो आप नेहरू को दे करके यही नुकसान, ये आप मतलब यही आपके इरादे पे सवाल खड़ा हो जाता है। सोन बने सर। हाँ, ये जो मुद्दा अभी डॉक्टर जयराम रमेश का आपने बताया, उसका मैं इस तरह से देखता हूं, उसमें उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मुद्दा छुपाया है कि उन्होंने पुणे पैक्ट का पुणे पैक्ट को ऐसे बताया कि वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए था। मगर ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अकॉर्डिंग टू कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड के अनुसार अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो सच्चे दलित प्रतिनिधि राजनीति में आते और वो दलितों के हितों के लिए लड़ते। आज हम क्या देख रहे हैं, या बाद में हमने क्या देखा कि जितने भी आम्बेडकराइट नेता हैं वो एक एक करके मार्जिनलाइज हो जाते हैं।
दलित पैंथर के जो आठवले वो आज किस स्थिति में है, तो उनका जो ये उनकी जो ये राजनीतिक यात्रा है उसका कारण पुणे पैक्ट है कि चुन के आने के लिए उनको हिंदू मेजोरिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहता है, कि जो कास्ट सिस्टम जारी रखना चाहते हैं। तो इतना बड़ा त्याग बाबा साहब ने गांधी जी के लिए किया कि सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको पता था कि मिलेगा नहीं इस वजह से, तो उन्होंने थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा के वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज कोई भी दलित अगर मैं पूछूं राजनेता, उसकी स्थिति आज खराब क्यों है? क्योंकि उसके मुद्दे पार्लियामेंट में कभी उठाए नहीं जाते, कभी उठाए नहीं गए। वो जो 134 एमपी और एमपीज होते हैं वो कभी भी इस बात के ऊपर मुद्दा नहीं उठाते। तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो सच्चा दलित प्रतिनिधित्व होता। आजकल जो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सच्चे प्रतिनिधि नहीं, मैं नहीं कहूंगा वो सच्चे है, वो आम दलितों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते और नहीं कर सकते। स्पेशली जब कांग्रेस स्पॉन्सर्ड दलित जो थे, जिनको हरिजन बोला करते थे, वो एज अम्बेडकर का तोड़ करके कांग्रेस ने बढ़ाए थे। उन्होंने भी कभी सामाजिक न्याय के लिए कभी नहीं किया। आपको अगर सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस ने क्या किया ये देखना है, तो सबसे पहले ये जो पुराने हरिजन थे उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया वो देखिए, फिर बाद में देखिए। तो इस वजह से डॉक्टर जयराम रमेश का ये मुद्दा बिल्कुल खारिज हो जाता है कि पुणे पैक्ट में जो था वो सिर्फ राजनीतिक था और हमने एजुकेशन और नौकरियों में देके एहसान किया है 15.4 लेके। इसकी दूसरी पार्श्वभूमि यह हो सकती है साहब जी, आपके ऊपर हाँ, पूरा का पूरा दबाव था, आप उसको क्यों देंगे? हाँ, दूसरी बात ऐसी है कि इवन चुनाव में इलेक्टोरेट में जो आरक्षण था उसके लिए भी संविधान समिति में कोई आम सहमति नहीं थी और बहुत से लोग उसके खिलाफ थे। जब अंबेडकर ने सरदार पटेल से कह के मैं इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हूं बताया था, तब सरदार पटेल माने और तब वो आरक्षण हो पाया। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं। बल्कि मैं दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस के टाइम में एक संविधान एपिसोड बना था, श्याम बेनेगल ने बनाया था, बहुत ही रिसर्च पूर्वक बनाया गया एपिसोड है, स्वरा भास्कर ने उसको एंकर किया है। वो देखिए वहां कैसे पटेल साहब के मुंशी को लगाते हैं बाबा साहब को समझाने के लिए कि आरक्षण छोड़ दो SC ST के लिए। तब बाबा साहब कहते हैं कि पटेल साहब को कह दो कि मैं संविधान सभा से रिजाइन कर देना पसंद करूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। सोनवनी सर जी। हाँ, तो इसके बाद मिला है। तो हमें राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों होती है? हमारे जो संवैधानिक हक है उसको पाने के लिए हमें सच्चे नुमाइंदे चाहिए होते हैं। तो वो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो दलितों के सच्चे नुमाइंदे आते और उनको जो संधि की समानता है वो जरूर मिलती। तो उस वजह से फिर जॉब में या एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता। जो संविधान में जो देखे हुए ख्वाब थे वो बहुत जल्दी उनकी तामीर हो सकती थी। इसलिए और जो सवर्णों का जो विरोध था वो ज्यादा मुखर न हो पाए, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वो प्रावधान संविधान में एक्सप्लिसिटली नहीं किया होगा। उसकी वजह से 15/4 करना पड़ा फर्स्ट अमेंडमेंट का। ये रीजन है इसके पीछे है, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और हाँ। उसके बाद देखिए इस वीडियो को और लोग सुनिए, पूरा वीडियो मैं क्या दिखाऊं ऑलरेडी अवेलेबल है इनके जगह जगह पे। आप मंडल को तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं इस देश में। भाई मंडल कमीशन पर के बनाने के लिए जो लोहिया और जयप्रकाश का तो नहीं, जो लोहिया और लोहियावादियों का जो दबाव था, उस दबावों की तो बात ये कर, तब तो इस हिसाब से मोदी जी को श्रेय दे दीजिए जाति गणना का। फिर क्यों आप राहुल गांधी को श्रेय देना चाहते हैं? दबाव तंत्र को सबसे पहले पहचानिए, जो इंस्ट्रूमेंटल थे उनको स्वीकार करिए, तब आप कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं राहुल जी। और जयराम रमेश जैसे लोगों से दूर हो जाइएगा। आपकी पूरी टीम ब्राह्मणों की टीम है जो आज चला रही है और आप बात सोशल जस्टिस की करते हैं। जिनको सोशल जस्टिस की ये समझ है, और ये कांग्रेस की बीमारी एनी बेसेंट के टाइम से रही है। लेकिन खैर सर, जो दूसरा प्रसंग है इसमें, आपने तो पूरा वीडियो देखा है,
वो मंडल को खारिज करते हैं और कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन हुआ इनके टाइम में, आपके नरसिम्हा राव के टाइम में, ये सच है कि नरसिम्हा राव के टाइम में नोटिफिकेशन होता है, लेकिन उसी दौर में बैकलॉग को जीरो भी तो किया गया था। सोनमनी साहब। हाँ, देखिए बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट ना होने की वजह दी है, उसकी वजह से फिर उससे जो दबाव बना उसकी वजह से कालेलकर कमीशन बना, और उसका हश्र क्या हुआ पता नहीं, वो हुआ ही नहीं। फिर उसकी वजह से फिर मंडल कमीशन फिर से अपॉइंट करना पड़ा जनता सरकार में, और फिर उसकी सिफारिशें आई, तो उस सिफारिशों के ऊपर भी अगर कालेलकर कमीशन के वक्त से ये प्रॉब्लम पेंडिंग है, वो अगर ध्यान में रखा हुआ होता तो मंडल कमीशन की सिफारिशें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी, मगर वो इंदिरा गांधी ने नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा क्रांतिकारक होता। ओबीसी को रिजर्वेशन देना और उस वक्त की समाज की मानसिकता जो थी, उसके हालात देखकर कोई भी भारत का राजनीतिक नेतृत्व उस कमीशन को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं होगा। इसलिए माननीय वीपी सिंह की जो पर्सनैलिटी है वो सामाजिक न्याय की सबसे उत्तुंग पर्सनैलिटी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने जो राजकीय इच्छा शक्ति दिखाई उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। मंडल कमीशन की सिफारिशें और माननीय वीपी सिंह ने इंप्लीमेंट की, इसलिए सामाजिक न्याय के मसीहा भारत में माननीय वीपी सिंह ही कहे जाएंगे। और उस वक्त जो जनाक्रोश हुआ, मंडल के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, उससे वीपी सिंह जी अपना काम पूरा नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ नौकरी में आरक्षण दिया और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं दिया। उसके बाद ही वो मंडल के खिलाफ आंदोलन जो था वो थम गया। बाद में ये जो कमी थी वो दूसरे कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने कमी पूरी की, तो इसलिए उसको अर्जुन सिंह जी ने जो किया उसको मंडल 2 भी कहते हैं कभी कभी। तो देखिए अर्जुन सिंह की इस वीडियो में अर्जुन सिंह का नाम तक नहीं लिया गया है। आर्टिकल 15(5) की चर्चा की गई जो अर्जुन सिंह के टाइम में हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ, उसकी चर्चा बाजप्ता वो करते हैं, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं, अर्जुन सिंह का कोई ये प्रसंग नहीं। और उसमें सर ये आपने वीडियो में देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि हमें 6 साल तक, आर्टिकल 15(5) का मतलब है कि जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां भी रिजर्वेशन हो, ये व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हाँ। लेकिन वो लागू नहीं हो सका, तो वो कहते हैं कि हम इसलिए लागू नहीं कर पाए क्योंकि वो 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, और मुकदमे की रूलिंग आ गई ठीक चुनाव के 3 महीना पहले, तब जाकर फिर वो कहते हैं मोदी सरकार ने नहीं किया। अरे भैया, तो आपको किसने रोक लिया था रूलिंग के बाद तुरंत नोटिफिकेशन करने के लिए? आप तो चुनाव में जा रहे थे, वो चुनाव हार गया। आप यदि वो नोटिफिकेशन कर दिए होते राहुल जी, तो आज आप प्रधानमंत्री होते। बिल्कुल। एक बार आज आप जो कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, यदि आपने उस वक्त कर दिया होता, एक। और दूसरा जो 9th शेड्यूल की बात करते हैं सुनमने सर ये लोग, भाई जब लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो आर्टिकल 15(5) को जो आपने ही लाया था 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल दिया था? उसको भी डाल देते। 15(4) को तो ऑलरेडी आपने 9th शेड्यूल में डाला, तो उसको आप क्यों नहीं डाल सकते थे सुनमनी साहब? हाँ, तो मंडल, मैं ये बताना चाहूंगा, मंडल 1 के जो बेनिफिशियरी थे वो मोटे तौर पे राजनीतिक थे। राजनीतिक ओबीसी के राजनीतिक थे, उनको मंडल कमीशन का बहुत ज्यादा फायदा मिला, और आम जो ओबीसी नागरिक थे उनको उसका ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त उनके क्वालिफाइड लोग थोड़े शायद कम हो गए। मगर आजकल आप जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस और दूसरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में जो बदलाव देखते हैं, वो सब माननीय अर्जुन सिंह जी ने जो मंडल 2 किया, आरक्षण शिक्षा संस्थाओं में दिया, उसकी वजह से हाईली एजुकेटेड ओबीसी अब आने लगे हैं, और वो हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। लोग जागृति, रिजर्वेशन के बेनिफिट वो अपने समाज तक पहुंचा रहे हैं, और एससी और ओबीसी के बीच जो खाई है
वो बांटने का काम ये ओबीसी के कुछ इंटेलेक्चुअल जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी सीमा है बातचीत की, 40 मिनट हो चुका है, लेकिन जो मैंने पूरे वीडियो में ये जो दिखाया, सबसे पहले जयराम रमेश का झूठ, जो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोलते हैं, उनके इस्तीफे के बारे में बोलते हैं, या तो जानकारी नहीं है या जानबूझकर जानकारी छिपाई जा रही है। स्पष्ट है कि जानकारी उन्हें सब है, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आए थे। झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो प्रयास हैं, जो दूसरे अन्य नेताओं के प्रयास हैं आरक्षण को लेकर के, उसको आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी भी राहुल गांधी के मामले में भी जो इनका प्रवक्ता टीम जयराम रमेश उसके हेड हैं, ये वही हो रहा। 2024 के चुनाव की जो हार हुई है, जो दोबारा मोदी जी आए हैं, उसके जिम्मेवार लोगों में से ये लोग हैं, क्योंकि कई लोगों के क्रेडिट ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं। ये पूरा भाषण क्रेडिट छीनने का भाषण है। इस पूरे भाषण में आप लोग सुनिए, जानिए, ना बीपी सिंह का नाम लिया जाता है जो पूर्व कांग्रेसी थे, कम से कम अर्जुन सिंह का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, हर पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को ट्रेन करने की है कि भाई आप सिलेक्टिवली भी करें, लेकिन कम से कम जब आप नेहरू की छवि खड़ी करते हैं तो रियल स्पेस पे, नेहरू महानायक थे भारत का, उनको रियल स्पेस पे लेके आइए, उनकी कमियों खामियों के साथ लेकर के आइए, वो तब महानायक, और तब बाबा साहब के साथ ला करके आप खड़ा करते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। राहुल जी जो आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके इरादे पे तब सवाल नहीं उठेगा। ये वीडियो यदि कोई राहुल जी को दिखा सके, मैंने वैसे उनके करीबी नेताओं को बैठ बात करते करते ही भेज दिया, लेकिन कोई उनको दिखा सके, वो हिंदी सुनने का कम से कम जहमत उठा ले, बोलते तो हिंदी में, तो शायद उन्हें समझ में आए। सबसे पहले अपने प्रवक्ताओं की टीम में उदित राज उपेक्षित क्यों है, मैं सवाल कर रहा हूं। पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हम लोगों की उनसे असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन आप उनको क्यों नहीं लेकर के आते? या दूसरे और लोग हैं, मैं नाम क्यों लूं दूसरों का, वो तो बेचारे उदित राज पे गाज नहीं करते। तो आपको जो है नाम ले, आप अपने यहाँ प्रवक्ताओं की जो ये टीम है, जो सवर्ण प्रवक्ता, उनकी चेतना ही नहीं बनी है सोशल जस्टिस के लिए, उनको पहले हटाइए और तब सोशल जस्टिस के लिए काम करिएगा, तो शायद आपके इरादे पर शक नहीं होगा। वीडियो देखिएगा, अलग से देखिएगा, जो हमने सवाल उठाए हैं, यदि कोई काउंटर होगा तो आगे आप और बात करके हमारे और वीडियोज में आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जयराम रमेश सच बोल रहे हैं कि स्त्रीकाल सच बोल रहा है, स्त्रीकाल का ये एपिसोड सच बोल रहा है, संजीव सिंधन सच बोल रहा है और विजय सोनवने सच बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। कुछ दिनों से डिस्टर्ब था ये प्रोग्राम, हमारी व्यस्तताएं कुछ हो गई थी। अब हम कोशिश करेंगे कि 11:10 पे इसको फिर से रेगुलर करें। विजय सर, आपको धन्यवाद, और जो भी आउटसाइड पैनलिस्ट हैं अभी और आगे जो वीडियो को देखेंगे, तो फैलाइए, कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाइए। नमस्कार। जरूर।